जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादव आप सभी का स्वागत करता हूं दिवाली धमाका में। आओ खुद को परखें, मतलब आज की जो क्लास होने वाली है मैसअप क्लास। जैसे मैसअप सॉन्ग्स होते हैं ना, है ना, रिमिक्स, इसी टाइप से आपकी मिक्सअप प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हर एक टॉपिक से कंबाइंड होंगे, यानी कि किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है ना, सारे के सारे कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर एक कंसेप्ट होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे, डेफिनेटली आपके कोर्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट है उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर लिखा है जिस तरीके से। यहां में देखो कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है आपका कॉमन एरर का, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है जिसमें एरर आपको फाइंड करनी है, मतलब कहने का एक सेंटेंस है जिस सेंटेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किसी किसी में 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। उनमें से किसी एक पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद अगर कहीं पर कोई गलती नहीं आती तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है हमारे पास नो एरर, वो फाइंड करना होता है वहां, मतलब वही टिक करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और इसमें क्या गलती हो सकती है, चेक करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। सिंपल से भी सिंपल गलती जो होती है वो है इस क्वेश्चन के अंदर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसने पहले इंग्लिश पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अगर किसी ने स्कूल लेवल की इंग्लिश भी पढ़ी होगी स्कूल में, वो बच्चा भी इसको फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखें तो मैं आपको कंसेप्ट भी डिस्कस कराऊंगा, जैसे कि आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और यहां पर भी कई बार पढ़े होंगे टेंस। टेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, हैज और हैव होती हैं। लेकिन जब भी आप हैज और हैव में से कुछ भी यूज करते हो, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब, तो ये कंपलसरी है कि उस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब यूज की जाएगी उसको आप थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हैज और हैव, या फिर हैड हो तब भी। यहां पर क्या लिखा हुआ है, वी हैव डिस्कसिंग। देखो जब भी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो आईएनजी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लगता है जब सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहां पर बात हो रही है डायरेक्टली किसकी, परफेक्ट की। या तो इसमें बीइंग लगा होता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, तो एक बार को मान भी लेते, लेकिन ये सेंटेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, ए पार्ट में गलती क्या है आप लोगों को पता चल गई, डिस्कसिंग की जगह डिस्कस्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रही चीजें? वेरी गुड। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका मैसअप यानी कि मिक्सअप क्वेश्चन है। इसका मतलब यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेट करता है ये आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे ना? अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग ही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है दे कैन मेक मच प्रॉफिट। वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, कमा सकते हैं, इवन ऑफ लिटिल मनी, जो भी उनके पास मनी है उससे, दे हैव लेफ्ट, जो भी उनके पास बची है उस पूरी मनी से ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर भी एक एरर फाइंड आउट करनी है। जल्दी से ट्राई करिए फटाफट से और मुझे आंसर बताइए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो जब भी आपने कभी एडजेक्टिव पढ़ा होगा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा के बताऊंगा कि इसमें गलती क्या है और क्यों है, कहां पर गलती है और वो गलती किस चीज की है। देखिए एडजेक्टिव में आपने लिटिल और फ्यू 2 एडजेक्टिव पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहां अभी दोबारा से पढ़ लो, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। लिटिल और फ्यू का क्या सीन होता है, इसको आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो लिटिल जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और ये आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। पहला डिफरेंस तो यही होता है, बेसिक डिफरेंस। आप लिटिल को अ लिटिल भी यूज कर सकते हैं और द लिटिल भी।
ठीक है, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, आराम से समझ सकते हैं। ऐसे फ्यू को भी अ फ्यू यूज कर सकते हैं, अ फ्यू और द फ्यू। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लीजिए। ये क्या करते हैं, किसी न किसी नाउन की क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा बताते हैं। अब यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम किसी भी नाउन के इतने अमाउंट की बात करते हैं, जैसे कि समझ लो वहाँ पर कुछ है ही नहीं है, एक तरीके से नेगेटिव अमाउंट, मतलब कहने का वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए वो रखा हुआ है, तो वहाँ पर लिटिल वर्ड यूज करेंगे। अगर सेंस नेगेटिव है, बिल्कुल न के बराबर, थोड़ा सा अमाउंट होता है, तो वहाँ पर अ लिटिल यूज करते हैं। जब पूरे के पूरे अमाउंट की बात करते हैं, जितना भी आपके पास है वो सारा, तो वहां पर द लिटिल या द फ्यू यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहां पर देखो इंडिकेशन आपको सेंटेंस में ही मिल जाता है, मतलब सेंटेंस में क्या आना चाहिए इसकी पहचान भी सेंटेंस के अंदर ही होती है। यहां पर लिखा हुआ दे हैव लेफ्ट, इसका मतलब है कि जो भी उनके पास बचा हुआ है वो सारा, तो जितना भी उनके पास बचा हुआ है वो सारा, सारा मतलब लिटिल से पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, द यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? और मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मनी, प्रॉपर्टी जो होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो मनी, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। समझ में आई चीजें? तो आपको लिटिल से पहले द का यूज करना है। मतलब कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी? सी पार्ट में। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? तो एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और क्लास को लाइक करके लिखेंगे सर यस सर समझ में आ रही हैं चीजें, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिक्सअप क्वेश्चन है, जोश दिखना चाहिए, जुनून दिखना चाहिए, ताकत दिखाओ सभी लोग। आज दिवाली का जोश आप लोगों के अंदर दिखना चाहिए कि हाँ दिवाली आ रही है, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया मैंने ये क्लास इसीलिए रखी है कि आप इसमें अपनी प्रैक्टिस को आजमा सको, अपनी ताकत जो आपने अब तक सीखी है। रिवीजन क्लास है, सबसे बढ़िया बात है कि रिवीजन क्लास है और इस क्लास में आप वो आजमा सकते हैं जो आपने आज तक पढ़ा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, खुद से शिकायत है अगर है तो, क्योंकि आपको क्या करा जा रहा है, आपका रिवीजन कराया जा रहा है जो भी आपने पढ़ा है। तो जो आपने पढ़ा है उसकी ताकत यहाँ पे दिखाओ। समझ रहे हैं ना? देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से बता सकते हैं। यहां लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर scored less runs in this series than in previous one। सचिन तेंदुलकर ने कम रन बनाए हैं इस सीरीज में अपेक्षाकृत पहली सीरीज के। तो यहां पर देखो मैं आपसे फिर से दो वर्ड बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। अगर बात करें इसकी डिग्री की, डिग्री मतलब एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर लिटिल और फ्यू की ये तो दोनों पॉजिटिव डिग्री हो गई। अगर इनकी बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो याद रखना लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है लेस, फ्यू की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है फ्यूअर, ठीक है। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। क्या होती है? लीस्ट। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट। समझ में आया कुछ? मतलब कहने का ये दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपके सामने लिखी हुई है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। यहां पर लिख लेना फॉर अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया? अच्छा, अगर आपको फ्यू यूज करना है तो इसको हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, फॉर काउंटेबल नाउन। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे अभी देख रहे हैं फटाफट से शेयर कर दो क्लास को और लाइक कर दो, ठीक है, जिससे आप लोगों को फायदा होगा, हमारा कोई फायदा नहीं होता, याद रखना। समझ में आया? फ्यू कब यूज करते हैं, लिटिल कब यूज करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो लेस वर्ड है इसको टारगेट करो। ये कहाँ से आया? लेस आया लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री। और लिटिल कब यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और ये जो लेस किया गया है किसके लिए? रंस के लिए। रंस क्या होता है? ये आपका काउंटेबल नाउन होता है। आपको क्या यूज करना चाहिए? फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री। जिसने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, कभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा होगा, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, सीख सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लेस की जगह क्या करना है? हर बच्चे को, हर उस व्यक्ति को जिसको इंग्लिश से डर लगता है या जिसको इंग्लिश आती नहीं है या जिसको इंग्लिश से शिकायत है, उसको भी सिखाने का हमने क्या लिया है? जिम्मा लिया है। इसीलिए हम चीजों को डीपली बताते हैं। समझ में आ रहा है? मैं उसके साथ हूं जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, मैं उसके साथ भी हूं जिसको सब कुछ आता है। समझ रहे हो? और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता हो।
मतलब कहने का मैं उसी इंसान के साथ हूं जिसको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मेरा काम है किसी को इंग्लिश सिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना, यहाँ पर लेस की जगह फ्यूअर क्यों किया है, कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, बी पार्ट में आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज है, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, जो न्यू टैक्सेशन रेट्स हैं, टैक्स रेट जो होते हैं, अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किए गए हैं, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। बहुत ही सिंपल से भी सिंपल गलती, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आए, 1 प्लस नाउन, या 1 को हटा दो, 1 की जगह कुछ भी लिख दो, कुछ भी का मतलब कोई सा भी नाउन, इस तरह का अगर आपको कहीं पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो पहली चीज ऑफ के बाद में अगर नाउन आपका काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल, तो डेफिनेटली ये जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। लेकिन ये भी आपका हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली होता है, यानी कि 99% केसेस में ऑफ के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ है और वो काउंटेबल है, तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब आगे लिखी हुई है सेंटेंस के अंदर एक वर्ब, क्या लिखी हुई है, वर्ब, तो आगे चाहे वर्ब हो या फिर प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो या प्रोनाउन, ये दोनों ही चीज ऑफ से पहले वाले नाउन के हिसाब से यूज की जाती हैं। यहाँ पर जो भी वर्ब होगी ये भी ऑफ से पहले वाले नाउन के हिसाब से यूज की जाएगी, और जो प्रोनाउन होगा वो भी इसी के हिसाब से यूज किया जाएगा। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से आगे जो है वर्ब और प्रोनाउन यूज किए जाएंगे, वही प्लूरल नहीं होती हैं, सिंगुलर होती हैं। समझ में आ रही चीजें, तो इसीलिए यहाँ पर जो अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि क्या चीज अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, न्यू टैक्सेशन रेट्स, तो वहां पर ये जो वर्ब है वो किसके लिए है, इसके लिए, इस नाउन के लिए, न्यू टैक्सेशन रेट्स के लिए। और न्यू टैक्सेशन रेट्स होता है वो सिंगुलर फॉर्म होती है एक नाउन की। समझ में आ रहा है, तो इस सिंगुलर के लिए आपको यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी, मतलब आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। समझ में आई चीज है, वेरी गुड, शाबाश। तो आपको इसमें पता चला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, न्यू टैक्सेशन रेट्स के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए हमें आर का इज करना पड़ रहा है। तो इसमें जो गलती होगी सी पार्ट में। ठीक है, आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, इंडियाज फील्डिंग, जो इंडिया की फील्डिंग है, इज सुपीरियर है देन पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान की फील्डिंग है उससे काफी अच्छी फील्डिंग है इंडिया की। समझ में आ रहा है, तो यहां पर देखो कंपैरिजन हो रहा है और उसमें एक वर्ड यूज किया गया है सुपीरियर। ठीक है, ऐसे ऐसे और भी वर्ड होते हैं, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, जूनियर, ठीक है, सीनियर हो गया। ठीक है, मैं सारे सुना देता हूं, लिखा तो नहीं पाऊंगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर। इनके साथ हम देन का यूज नहीं कर सकते, इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज की जाती है, टू। क्या यूज की जाती है, टू। इनके साथ हमेशा ही टू का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इनको भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, सुपीरियर को, ठीक है, इन सभी वर्ड्स को कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी इनके साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड ही नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है, इसलिए इनके रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। तो आपको क्या करना है, सुपीरियर के साथ में कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं करना है, टू का इस्तेमाल करना है। सिंपल सी गलती है, सी पार्ट में गलती है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मजेदार क्वेश्चन है और मजा आना चाहिए क्लास लेने में। ठीक है, बोरिंग फील नहीं करना है आप लोगों को, क्लास को शेयर करते रहो। समझ में आ रहा है ना, इसका कुछ फायदा होना चाहिए। जो क्लास आप लोगों के लिए तैयार करी है, मैसअप क्लास, इसका मतलब कंबाइंड प्रैक्टिस आप लोगों को मिल रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। फटाफट से क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको प्राप्त हो जाए, उनको मिलनी चाहिए चीज़ें। और जितने भी लोग अभी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी के सभी क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड, पहले 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, while the 3 last chapters have to be finished, जब लास्ट के 3 चैप्टर फिनिश होने वाले थे या होंगे या हो चुके। ठीक है, इस तरीके से देखिए, मैं आपको बता दूं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। ये कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट,
द सेकंड, ठीक है, द थर्ड, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर। एक होते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं देखिए, कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, समझ रहे हैं, ये होते हैं आपके कार्डिनल नंबर, ये होते हैं ऊपर वाले ऑर्डिनल नंबर। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, ओ और सी, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है ओ यानी कि ऑर्डिनल नंबर, और फिर दूसरे नंबर पर लिखे जाते हैं कार्डिनल नंबर यानी कि सी। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तो आपके ऑर्डिनल नंबर हो गए, ये कार्डिनल, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। और कभी भी दा जो लगा होगा वो ऑर्डिनल नंबर से पहले लगा होता है, कार्डिनल नंबर से पहले कभी दा का यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको थोड़ा चेक कर लो, ये जो 3 है ये कार्डिनल है और लास्ट जो है ये ऑर्डिनल है। इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। समझ में आया गलती कहाँ पर है? गलती आपकी सी पार्ट में। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? वेरी गुड, शाबाश। मतलब कहने का जो मेहनत है वो खराब बेकार नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपना जुनून बरकरार रखिए, जो आपने सीखा है उसको परखो, जानो कि कितना आपने सीखा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, यहां पर लिखा हुआ है अ इंटरेस्टिंग बुक। साफ साफ दिख रही है गलती, पहले ही पार्ट में गलती है। अ टेल ऑफ द 2 सिटीज, एक स्टोरी है जिसका नाम क्या है, एक किताब है जिसका नाम है अ टेल ऑफ 2 सिटीज। ठीक है, 2 सिटीज की टेल मतलब पूछ। वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर डूमस। ठीक है, सॉरी अलेक्जेंडर डूमस, ठीक है, एक राइटर के नाम है, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब जिसका नाम ये है। ठीक है, और जिसने लिखी है उनका नाम ये है, और वो एक किताब है जो कि कैसी है, इंटरेस्टिंग। तो मैंने आपको ए और एन पहचानना बताया होगा। आर्टिकल ए और एन में से कौन सा कब लगाते हैं? जब इनके बगल वाला वर्ड जो होता है उस वर्ड का जो साउंड होता है, क्या होता है, साउंड, वो साउंड वॉवेल होना चाहिए। साउंड का फर्स्ट लेटर, साउंड का भी फर्स्ट लेटर हिंदी के वॉवेल्स से मैच करने चाहिए, हिंदी के वॉवेल से मैच करने चाहिए, तब जाके आपको क्या करना है, एन यूज करना है। इंटरेस्टिंग को कैसे पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग ऐसे करके पढ़ेंगे, मतलब आई आ गया, मतलब ए का यूज तो नहीं करना है, आपको एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी? ए पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, शाबाश। लगाओ दिमाग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फटाफट से चेक करेंगे। इसका आंसर मुझे सभी लोग बताएंगे कि क्या दिक्कत है इसमें और कहां पर गलती है, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये सक्सेस हैं। समझ में आया? बहुत ही सिंपल गलती है कि जब भी सेंटेंस के अंदर आपको मैनी वर्ड नजर आए, पहली चीज उससे पहले भी अ लगा हुआ है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है अ मैनी क्या होता है, तो सिंगुलर नहीं, मैनी के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो वो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा। कौन सी फॉर्म में लिखा होगा? डेफिनेटली प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा। इसका मतलब ए पार्ट में गलती हो जाएगी, आपको स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स करना है। ठीक है, ए पार्ट में गलती, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आराम से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे फटाफट से। ही डिड नॉट ऑब्जर्व केयरफुली दैट व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। सिंपल से भी सिंपल गलती, फटाफट से आंसर करिएगा सभी लोग। वेरी गुड। मुझे लोग कम दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। शेयर क्यों नहीं कर रहे हो क्लास को?
मज़ा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? कर दो भैया, कर दो भाई, कर दो, शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है, और फिर आंसर भी कर दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। ही डिड नॉट ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व नहीं किया केयरफुली दैट व्हाट। जब सेंटेंसेस को, मतलब दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो बीच एक कंजंक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कंजंक्शन। हमने लगा दिया कंजंक्शन, उसके बाद एक इंटेरोगेटिव वर्ड लगा दिया व्हाट, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब ये सेंटेंस लिखा हुआ व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। लेकिन जब भी सेंटेंस के अंदर, मतलब दो सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड हो, क्या हो, कोई WH वर्ड हो, तो उस WH वर्ड से पहले फिर कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है। वहां पर किसी कंजंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वही जो WH वर्ड है वो खुद कंजंक्शन का काम कर लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ? वेरी गुड। तो यहां से आपको दैट को रिमूव करना है, रिडंडेंसी की गलती है, बी पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेल डन। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से बताएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ मेरे साथियों, नो वन नो हु सॉल्व्ड दीज सम्स। किसने इन सम्स को, किसने इन प्रॉब्लम्स को, देखो सम्स का मतलब प्रॉब्लम्स भी होता है, वैसे जोड़ना भी होता है, ठीक है। तो इनको किसने सॉल्व किया, किसी को नहीं पता है या कोई नहीं जानता है। इसका मतलब यहाँ सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है नो वन, मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा देता हूँ। ऐसे नो वन हो गया, ठीक है, नोबडी हो गया, है ना, नोबडी हो गया, या फिर नथिंग हो गया। तीन वर्ड ये हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। ऐसे ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, समथिंग हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया और एवरीबडी हो गया, नो वन, नोबडी और नथिंग। इस तरीके से टोटल 12 वर्ड होते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, इस तरीके से 12 वर्ड होते हैं। टोटल कितने वर्ड होते हैं? 12। इन 12 वर्ड के साथ में हमेशा ही वर्ब जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म में यूज की जाती है? सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो नो लिखा हुआ है ना, नो, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें एस ऐड करना है। जैसे ही के साथ में आप गो नहीं लगा सकते, रीजन तो आपको पता ही है, ये सिंगुलर है, आपको गोस करना पड़ेगा। वही रीजन है, आपको यहाँ पर नो का नोज करना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म चाहिए। ए पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ये जो है आपका इतना इतना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये आपकी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। अगर आपको किसी भी मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना है या लिखा हो तो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है। इससे पहले आपको कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी है। ये रिडंडेंसी यानी कि सुपरफ्लुअस वाली गलती होती है। आपको यहाँ से टू को रिमूव करना है, डायरेक्टली अटेंड ऑल द क्लासेस लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी गलती है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सर कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। कौन कह रहा है कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं? सारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं। कमेंट पढ़ने में टाइम निकाल देंगे तो क्वेश्चन कौन कराएगा? समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फटाफट से सभी लोग। यहां पर लिखा हुआ है समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। बीच रात में, बीच रात में। मैं मतलब देखो ये आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, इन मिडनाइट, सॉरी सुनने में एकदम अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है गलत है। इन मिडनाइट का मतलब देखो, कभी आपने सुना है कि मैं अपनी दादी के घर जाऊंगा रात में, हिंदी में बोलते हैं, तो वहां पर आई विल गो टू द हाउस ऑफ माई अंकल इन नाइट, ऐसे सुना है? इन नाइट सुनने में हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन नाइट के लिए कभी भी इन यूज नहीं करते, एट नाइट यूज करते हैं। अब चाहे वो रात हो या फिर आधी रात, समझ रहे हो? चाहे वो अकेली पूरी रात हो या फिर आधी रात, चाहे अकेली रात, आपको इन तो यूज नहीं करना है, एट मिडनाइट यूज करना होगा।
ये भी प्रेपोजिशन की गलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सी पार्ट में गलती हो जाएगी, इसका आंसर भी फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलो तो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है शरद वॉज इंटरेस्टेड, एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यहाँ पर इंटरेस्टेड, इसके साथ में फिक्स प्रपोजिशन रहती है विद, इसको लिख लेना कहीं पर। इंटरेस्टेड के साथ विद आता है, इसका मतलब होता है भरोसा करना। द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन यस्टरडेज प्रोग्राम ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज दैट क्रॉप्ड अप इन लास्ट मिनट, जो कि अंतिम क्षण, अंतिम मिनट में आई थी जो प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए फटाफट से ट्राई करके मुझे बताएंगे। टेक्निकल यानी कि ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से। फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन आंसर करने का, जल्दी, कम ऑन फास्ट। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर समझाऊंगा जिससे आप इसको समझ सके, रिलेट कर सकें। अगर किसी सेंटेंस के बाद प्रपोजिशन लगी हुई है तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सर ये जेरेंड क्या होता है और कब यूज किया जाएगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए? जेरेंड का मतलब होता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर किसी प्रपोजिशन के बाद आपको जेरेंड यूज करना है यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है तो डायरेक्टली कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये भी नाउन का ही काम करता है एक्चुअली, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन ही हो सकता है, कोई वर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो जेरेंड होगा वो यहाँ पर नाउन का काम करेगा यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। अब यहाँ पर देखें तो शरद वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ, ठीक है, ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है, उसके बाद ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है एक्चुअली ये नाउन है, आपको इसको जेरेंड फॉर्म में यूज करना है तो ये भी नाउन, लेकिन इसको डायरेक्ट नाउन की फॉर्म में ना लिख करके इसको जेरेंड फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ जो है प्रपोजिशन है, यहाँ पर ये बिल्कुल सटीक वर्ड नहीं बैठ रहा है, इस नाउन को आपको जेरेंड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की जगह आपको कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जगह क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी पार्ट में गलती है। ठीक है, कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, बी पार्ट में गलती, क्योंकि आंसर भी इसका बी। ठीक है, और क्या गलती है तो आपको पता चल ही गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, दैट आई थिंक, जो हमने सोचा था, हैड वॉन, जीत चुका है। ठीक है, जीत चुका था क्या, द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। एक डांस कॉम्पिटिशन हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल इसको मिला है, ये वही लड़का जो हमने पहले सोचा था। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट करता है। किसका क्वेश्चन है ये, रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन में बताता हूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल होती है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वही आपकी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ना बच्चा दिमाग लगाना चाहता और ना ही टीचर्स दिमाग लगाना चाहते। जहां दिमाग का काम होता है वहीं कंफ्यूजन्स होती है, वहीं पर प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ा सा दिमाग हम भी लगाएंगे और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पहले मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट, तो पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दैट को मैं आपको रिप्लेस करना बताता हूं कि दैट की खुद अपने आप में कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर हमें दैट यूज करना होता है। लेकिन यहां पर कंडीशंस में आपको पूरी फॉलो नहीं करा सकते या ना बता सकता, क्योंकि टाइम इतना ही होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मैं आपको हु और दैट में डिफरेंस बताता हूं। हु और दैट में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है थिंक, और यहां पर है हैड। ये दो वर्ब हैं, एक तो वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। कंफ्यूजन ये है कि अगर यहां पर एक वर्ब हटा दी जाए तो यहां पर दैट जो था बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन इस सेंटेंस में गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, लिविंग है, पहली चीज। ठीक है, और लिविंग एंटीसीडेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं हु।
क्या यूज करते हैं, हु। लेकिन सर हु की जगह हम दैट लगा सकते हैं, गलत नहीं होता है, ये हमारे एक सर ने बताया था, तो बिल्कुल सही बताया होगा। लेकिन इसमें गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब में, एक थिंक है और एक हैड वॉन, मतलब दो वर्ब है, तो इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए, और दैट का यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको एक सब्जेक्टिव केस चाहिए जो कि आपको हु से ही मिल पाएगा। और यहाँ पर अक्सर करके आपको हुम मिलेगा, हु मिलता है, उसको काट करके आपको हु करना होता है। रीजन ये होता है कि इसमें दो वर्ब हैं, और दो वर्ब होंगी तो दो सब्जेक्ट भी चाहिए। एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट आपको हु लगाना पड़ेगा इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन। और हु ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर लड़का दे रखा है, लिविंग नाउन है, तो दैट को हटा करके आपको क्या कर देना है, हु कर देना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। फटाफट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या दिक्कत है, यहां पर लिखा हुआ है डैश सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, डैश सॉफ्ट ड्रिंक। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बात आती है किसकी, चॉइस की, चॉइस या फिर प्रेफरेंस की, किसकी आती है, प्रेफरेंस या चॉइस की, तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, गलती से भी हु यूज मत कर देना, वहां पर हम यूज करते हैं विच। इसको कहीं पर नोट करके लिख लो कि जो विच होता है इसको हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी कि सिलेक्शन के लिए विच यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। और यहाँ पर सिलेक्शन की ही बात हो रही है कि आपको कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है बताइए, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, विच, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, शाबाश, वेल डन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज कंपैरेटिवली अ डैश पेन। दोस्तों यहां पर जो पेन वर्ड है ना, ये आपका एक नाउन है, क्या है, नाउन है। और इससे पहले यहां पर आपको एक एडजेक्टिव फिल करना है। सर एडजेक्टिव ही क्यों, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल यानी कि एक डिटरमिनर दे रखा है। एक डिटरमिनर के बाद अगर एक नाउन है तो उससे पहले एक एडजेक्टिव ही होगा, याद रखना। अगर दो वर्ड हैं तो उसमें से एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब हो सकता है, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड समझने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। एक वर्ड होता है कंपैरेटिवली और एक वर्ड और समझना है आपको, रिलेटिवली। ये दो वर्ड ऐसे होते हैं, अगर इनके बगल में आपने कोई भी एडजेक्टिव लिखा तो उस एडजेक्टिव को हमेशा 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 पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आपको लिखना है और उसकी एक डिग्री डिफाइन करनी है तो वो डिग्री जो होती है पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में ही उस एडजेक्टिव को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देख लो, चीफर, चीपेस्ट और बेटर, तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। सिंपल सा आंसर आप कर सकते हैं बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या प्रॉब्लम है, 17 नंबर पे लिखा हुआ संतोष इज डैश देन। देन यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन यूज किया जाता है, यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, ठीक है, एक एडजेक्टिव इधर है, तो दोनों को ही आपको पॉजिटिव डिग्री में लिखना होता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लेना कहीं पर, ठीक है। ये और ये दोनों कौन सी डिग्री में लिखे जाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन सर आपने बताया था कि देन का यूज तो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। अब एडजेक्टिव में दोनों में कंपैरिजन होगा तो दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखोगे, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए आप इससे पहले मोर लगा देंगे। ये सिर्फ इकलौता ऐसा रूल होता है पूरी डिग्री के अंदर जो इस तरीके से फॉलो किया जाता है, जिसमें बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग, अगर लॉन्ग की कंपेरेटिव डिग्री बताएं तो सब लोग लॉन्गर बताते हैं, ठीक है, और सच में लॉन्गर ही होती है। लेकिन कई कई जगह पर हम मोर लॉन्ग यूज कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? भैया सही है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है तो मोर लॉन्ग तभी लगाएंगे जब दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन किया हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव इधर है, एक एडजेक्टिव, सर आपको कैसे पता ये प्रूडेंट एडजेक्टिव है? क्योंकि लास्ट में ENT लगा हुआ है। ऐसे वर्ड और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। तो ये आपका एक एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, और उस एडजेक्टिव को आपको कौन सी डिग्री में लिखना होगा? ब्रेवर तो कंपैरेटिव है, ब्रेवर भी कंपैरेटिव है, और इनफ और ब्रेवर ये दोनों गलत हैं, क्योंकि ब्रेवर तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव है। तो आपको पहली बात तो पॉजिटिव डिग्री वाला ढूंढना है, उससे पहले मोर लगा होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट में गलती है। हथेली खुजा रही है ना, इसमें कुछ ना कुछ आने वाला है क्या? दिवाली तो आ रही है, पैसा कब आएगा? तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी।
फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डैश इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन देखते हैं, द पुलिस हेड वॉज नॉट इनफ। बोलते हैं कि बेटा तू जो बिजनेस करने जा रहा है उसके लिए ये जो पैसा तुम्हारे पास है ना, जितना भी पैसा आपने जोड़ रखा है, इकट्ठा कर लिया है, ये काफ़ी नहीं है। कितना पैसा काफ़ी नहीं है, जितना भी आपके पास है। इसका मतलब जितना भी आपके पास पैसा है वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, समझ रहे। जितना भी आपके पास पैसा है तो जितना भी होता है उससे पहले आपको द लगाना होता है, द लिटिल या फिर द फ्यू। अब जो इंफॉर्मेशन है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके लिए आप फ्यू यूज़ कर नहीं सकते। देख लो द लिटिल कहाँ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़ें, वेरी गुड। चलिए फटाफट से सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद 20। यहां पर लिखा हुआ है द लेटर प्रपोजल वॉज डैश देन द फॉर्मर। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है लेटर, एक होता है फॉर्मर। ये सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दो में से एक पहले वाला होता है, एक बाद वाला होता है, ठीक है। तो पहले वाले को लेटर यूज करते हैं, बाद वाले के लिए फॉर्मर। अब यहां पर जो है देन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देन। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ढूंढ लो कंपैरिजन कहां हो रहा है, बेटर, ठीक है, द बेस्ट, द बेटर और अकेला बेस्ट होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट करेक्ट हुआ, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। क्लास को जाते जाते फटाफट से सभी लोग जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग एक बार फटाफट से थम्स अप लगा दो, यानी कि लाइक कर दो उसको, ठीक है, जिससे आगे बढ़े फटाफट से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फाइनल क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है डैश, ही डैश सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर, जो कि अभी अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है बाय मिस्टेक, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही विच हो जाएगा बाय मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। बाकी क्या दिक्कत है, एक रिवीजन क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बहुत है इतने क्वेश्चन, अगली क्लास में इससे भी बढ़िया शानदार और मजेदार कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूँ। सभी लोग इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ अगर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी नहीं लग रहे हैं तो ऐसे ऐसे एक मैराथन क्लास भी लगा दूंगा मैं आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और सबसे मजेदार क्वेश्चन है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो भी फालतू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जब डालता हूँ तो सिलेक्टेड डालता हूँ। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो घर पर एक बुक लेकर के बैठिए, जिसमें एक टॉपिक के बाद में जो एक्सरसाइज दी रखी होती है ना, उसको लगाइए। और जहां भी कोई भी डाउट आपके मन में आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उनका आंसर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो क्वेश्चन आज की जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बढ़िया से लेकर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।